हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस टॉपिक में जैव विकास पॉइंट्स को, जैव विकास के चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक को कवर करने के लिए अपनी ये पूरी क्लासेस चला रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग इस बुक में, हम लोग की इस बुक में दे रखी है, उन सबको हम लोग धीरे धीरे करके ना, ठीक है, उन सबको हम लोग धीरे धीरे करके अपने इस चैनल पे कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो साइंस का हम लोगों ने शुरू किया था पहला, उसमें अभी जो हम लोग का टॉपिक आज का होगा वो होगा जैव विकास का। ठीक है, अब मैं इस क्लास के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये जो क्लास है ना, पूरा का पूरा क्लास एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को वेरीफाई किए हैं, तब हम लोगों ने इस नोट्स को बनाया है। पूरे 16 घंटे लगा के, ठीक है, 16 घंटे लगा के आपके लिए ये पीडीएफ मैंने तैयार किया है। ठीक है, और उस पीडीएफ को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। उस बुक से सब कुछ वेरीफाइड है और एनसीईआरटी से कवर है हर एक पॉइंट। ठीक है, वनडे एग्जाम को टारगेट करते हुए, वनडे एग्जाम को टारगेट करते हुए जितने भी, जैसे मान लीजिए आप बिहार दरोगा देने वाले हैं या एईडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी पॉइंट्स के लिए अगर आपको इसको पढ़ना हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, है ना, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में ये जो वनडे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, सब कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत, जो 3 मेजर सिद्धांत है, लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ये देखेंगे। उसके बाद जैव विकास से संबंधित, ठीक है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन, जैव विकास हुआ है ना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ड्रायोपीथेक्स का, ऑस्ट्रियोपीथेक्स का, होमो हैबिलिस का, होमो इरेक्टस का, होमो सेपियंस का। ठीक है, इन सब पॉइंट से जितने भी क्वेश्चंस, ठीक है, इस एग्जाम में आते हैं, हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को धीरे 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 करके, हर पॉइंट, जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले अपने इस क्लास को शुरू करते हैं जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत को। ठीक है, जैव विकास का प्रमुख सिद्धांत बताने से पहले ना, मैं आपको ये बता दूं कि जैव विकास होता क्या है। ठीक है, तो जीवों का, जहाँ से जीवन धरती पे शुरू हुआ है, ठीक है, जहाँ से जीवन धरती पे शुरू हुआ है, ठीक है, उसमें हम लोग अभी कहाँ पे पहुँच गए हैं, जीव का विकास कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक। ठीक है, जीव कहाँ पहले थे और कहाँ पहुँच गए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो जैव विकास के सिद्धांत कहे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे मेजर सिद्धांत है वो 3 है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला सिद्धांत लेमार्कवाद, इससे आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्या ये सिद्धांत था, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, तो लेमार्कवाद क्या कहता है, ठीक है, लेमार्कवाद का जो है ना सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ नीड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लॉ ऑफ नीड के ऊपर। ठीक है, जैसे पर्यावरण में, कोई भी पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इन आवश्यकताओं के अनुभव पर जो जीव होते हैं ना, अपनी अंगों में परिवर्तन करते हैं। जैसे इसके अनुसार, लेमार्कवाद के अनुसार क्या है कि पहले जो जिराफ था, ठीक है, पहले जो जिराफ था वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अभी है। ठीक है, पहले जिराफ की गर्दन इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी अभी है। ठीक, पेड़ पौधे इतने ऊंचे थे कि जिराफ बहुत लंबे समय तक उसके भोजन को प्रयास करने के लिए अपनी गर्दन को लंबा कर लेता है। तो जीवों में अंगों का जितना उपयोग हुआ है ना, ठीक है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए ना, उसको, उसके लिए, खुद को बचाने के लिए जो जीवों में परिवर्तन किया गया, वही लॉ ऑफ नीड है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीव ने जो परिवर्तन किया, वही लेमार्कवाद का सिद्धांत है। ठीक है, जैसे ऊंचे पेड़ के पत्तों से, ठीक है, जिराफ जो है सो भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन लंबी कर लेता है। ठीक, और लेमार्कवाद में जैसे जो उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत है, उसमें क्या है कि जिस अंग का शरीर में, ठीक है, जिस अंग का शरीर में जितना ज़्यादा उपयोग होता है ना, वो उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है, और जिस अंग का उपयोग कम होता है ना, वो लुप्त हो जाती है। जैसे में जिराफ का गर्दन का लंबा हो जाना, ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। सांप के पैर का लुप्त हो जाना, सांप के पैर का लुप्त हो जाना, ठीक है, क्यों? क्योंकि सांप को उसका यूज नहीं था, वो रेंग के चलता था, तो समय के साथ उसके पाँव खत्म हो गया। जैसे ये एक मस्कुलर मैन है, मान लीजिए आप, ठीक है, ये एक मस्कुलर मैन है। इस मस्कुलर मैन की मसल्स ऐसी है, एक नॉर्मल आदमी की मसल्स ऐसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये आदमी कभी जिम नहीं गया, ठीक, जिम नहीं गया। ये बंदा जिम जाता है, तो जिम जाने से इसके अंगों का रेगुलर यूज होता है, इसलिए इसकी बॉडी
ज़्यादा, ठीक है, मस्कुलर है कंपैरेटिव टू इसकी। क्यों? क्योंकि ये उतना उपयोग नहीं कर पाता अपनी अंगों का जितना ये कर पाता है। क्लियर है पॉइंट? इसलिए अगर इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि लॉ ऑफ नीड किससे संबंधित है, तो लेमार्कवाद से, ठीक है। जिराफ की गर्दन लंबी हुई, ठीक, ये किससे संबंधित है। सांप के पांव लुप्त हुए, ये किससे संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। लॉ ऑफ नीड, जिराफ की गर्दन, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। बॉडी मस्कुलर है, इस ये किसका सिद्धांत है, तो लेमार्कवाद का सिद्धांत है, ठीक है। जैसे देखिए एक पक्षी है, ठीक है, एक पक्षी है जलचर, इसके पाँव में ना ऐसे जाले बन जाते हैं। ये लेमार्कवाद के हिसाब से ये जो जाले बने हैं ना, ये समय के साथ विकसित हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसको पानी पे चलने के लिए इसकी नीड थी, ठीक है। जलचर पक्षियों के पैरों में झिल्ली बन जाना, सांप के पैर का अभाव, ठीक है। गुफा में रहने वाले जीवों की आंखों का छिन्न होना, ठीक ठीक। ये सारे लेमार्कवाद के कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। देखिए एक ना प्रयोग है, ठीक है, विजमैन का प्रयोग, ठीक। विजमैन का प्रयोग क्या कहता है, ये बात हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसमें कमी क्या है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो वि, विज तो विजमैन का जो सिद्धांत है, ठीक है, प्रयोग है, उस प्रयोग में किया क्या गया कि कुछ चूहे को, ठीक है, एक पूंछ काट दी गई, ठीक, उसकी पूंछ काट दी गई। और जब उसका जनरेशन चेंज हुआ, ठीक है, दूसरे जनरेशन में पहुंचा तो उसकी पूंछ हुई, फिर उसकी पूंछ काट दी गई। फिर भी वो तीसरे जनरेशन में जब पहुंचा तो भी उसके पास पूंछ थी, ठीक है। तो विजमैन ने इस बात को बताया कि लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है, ठीक है, अगर पहली बार चूहे की पूंछ नहीं थी तो उसको जरूरत नहीं थी, फिर भी वो सरवाइव कर गया। दूसरी बार पूंछ नहीं थी, फिर भी वो सरवाइव कर गया। तीसरी बार भी उसको पूंछ क्यों आई, ठीक है, जनरेशन चेंज हो गया, उसको पूंछ की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो सरवाइव कर गया। इसका मतलब है कि लेमार्कवाद का सिद्धांत अभी ठीक ठीक सही नहीं है, ठीक है। तो लेमार्कवाद के सिद्धांत की जो कमियां थी वो यही थी कि जो अर्जित लक्षण है वंशानुगत नहीं होते। आधुनिक अनुवांशिकी से इस बात को डिराइव किया गया। वही आधुनिक अनुवांशिकी है कि एक बार अगर पूंछ काट दे तो अगली बार भी क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना, ठीक। और अभी तो पौधे नीचे है, फिर भी जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है ना। तो इस कारण से जो है सो लेमार्कवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब डार्विनवाद, अगला सिद्धांत हम लोग का है कौन सा, डार्विनवाद, ठीक। डार्विनवाद क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो 1859 में, ठीक है, इसकी एक पुस्तक आई थी। उस पुस्तक का नाम भी एग्जाम में, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक है किसकी, डार्विन की, किसकी, चार्ल्स डार्विन की, ठीक। क्लियर है पॉइंट, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। डार्विन की मूल अवधारणा है जीव को ना जीवित रहने के लिए सरवाइव करना पड़ता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा। जो सर्वाइव करेगा वही जीवित रहेगा। जैसे एक छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा जाती है, ठीक है, उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है ना। तो कौन जीवित रहेगा, ये जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके डेनेस्टी का तो ये अंत ही कर दे रहा है ना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो पहलवान है वो बचेगा, जो ताकतवर है, जो दिमागदार है वो बचेगा। जैसे आप देखिए रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान, रेगिस्तान में कैक्टस सर्वाइव कर जाता है, रोज प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाता। क्यों? क्योंकि कैक्टस में आपको लगता है ये कांटे हैं, नहीं, ये कांटे नहीं है, वास्तव में ये इसके पत्ते हैं, लीफ है। इसने, जिसके पत्ते जितने बड़े होते हैं ना उसको उतना ज़्यादा पानी लगता है, ठीक, उतना ज़्यादा पानी लगते हैं। तो कैक्टस ने क्या किया कि अपने पत्तों को सिकोड़ लिया, और वो इतना सिकोड़ लिया कि वो कांटों में बदल गया, ठीक है। तो इसकी पानी की जो नीड है ना, नीड, वो बाकी प्लांट से कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। इसलिए ये रेगिस्तान में सर्वाइव कर गया। तो कैक्टस जैसे रेगिस्तान में सर्वाइव कर गया, बाकी नहीं कर पाए, रोज नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण है उसके पत्तों का सिकुड़ के कांटा हो जाना। तो ये सर्वाइवल इसका चल गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये आगे हो गया, ठीक है। एक पंछी है फिंच, ठीक, फिंच पक्षी, जगह जगह पे ना इसके चोंच के जो साइज है ना वो अलग होते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज ग्रुप के फिंच, ठीक है, मीडियम ग्रुप के फिंच, स्मॉल ग्रुप के फिंच, ठीक। तो इनके चोंच अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको अपने भोजन के अनुसार ना, ठीक है, अपने भोजन के अनुसार ही इसकी चोंच का, आवश्यकता के अनुसार इसकी चोंच का जो है सो, ठीक है, भोजन के अनुसार मोटा या पतला हो जाता है। इसको भोजन के अनुसार ना इसकी चोंच मोटी या पतली हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो डार्विनवाद का सिद्धांत हमें ये कहता है। देखिए डार्विनवाद के सिद्धांत में दो और पॉइंट्स है। एक तो ओवर प्रोडक्शन की बात है, ठीक है, कौन जीतेगा, जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होगी।
इसलिए उन्हें ओवर प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। जिसका ओवर प्रोडक्शन होगा वो सर्वाइव करेगा, ठीक है, जिसका ओवर प्रोडक्शन होगा वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। अभी देखिए, अब ओवर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कोई एक जीव है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, कोई एनिमल्स अगर ओवर प्रोडक्शन करता है तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो तो सीमित है। पर्यावरण में जितने जंगल है उतने ही रहेंगे, अब चाहे बकरियां कितनी भी बढ़ जाए, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ेगा। अब संघर्ष जो है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है, वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। अंतःप्राजतीय, ठीक है, अंतर प्राजतीय और पर्यावरणीय संघर्ष, ठीक। ये संघर्ष क्या है, इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि जो डार्विन की सिद्धांत है ना, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से है। एक क्वेश्चन, कैक्टस के पत्तों का सिकुड़ जाना, ठीक है, फिंच पक्षियों के चोंच अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होना, ये सारे डार्विनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके सिद्धांत में सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए जो है ना, सो 3 तरीके का संघर्ष है, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं। अंतः प्रजातीय संघर्ष किससे संबंधित है, तो डार्विनवाद से। क्या होता है, एक तरीके के ही जीव, ठीक है, एक तरीके के ही जीव जब आपस में संघर्ष करते हैं, यहाँ इमेज पे ध्यान दीजिए, एक तरीके के ही जीव जब आपस में संघर्ष करते हैं तो उसको अंतः प्रजातीय, ठीक है, संघर्ष कहते हैं। जब दो अलग अलग प्रजाति के जीव, ठीक है, आपस में किसी भोजन के लिए या किसी भी बात के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, अंतर प्रजातीय संघर्ष होते हैं। और पर्यावरणीय संघर्ष, जब आपके पास रिसोर्स ही कम हो जाए, ठीक है, और आपको युद्ध करना पड़े, ठीक है, रिसोर्स ही कम हो जाए, जैसे मान लीजिए एक घास है, ये बकरी खा गई, इसको ये खा जाएगा, तो रिसोर्स क्या है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो रिसोर्स ही कम हो जाए, जलवायु, भोजन, ठीक है, तो आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये मेजर पॉइंट्स थे। अच्छा, अब देखिए, आपको क्वेश्चंस जो है ना, सो इन दोनों का अंतर जब आप देखेंगे ना, तो जो भी पॉइंट्स आपके होंगे, ठीक है, लेमार्कवाद और डार्विनवाद में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, किस किस पॉइंट पे दोनों में अंतर है, तो परिवर्तन के कारण, इसमें क्या है, लेमार्कवाद के अनुसार आवश्यकता का प्रयास, ठीक है, नीड, आपकी जो जरूरत है उसके लिए जो आप प्रयास करते हैं, उस वजह से आप में जो बदलाव आते हैं, वो लेमार्कवाद कहता है। और डार्विनवाद क्या कहता है, भिन्नता या प्राकृतिक चयन, ठीक है, प्रकृति चयन करती है किसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, ठीक है। अर्जित लक्षण, ये कहता है कि वंशानुगत है, यानी कि जिराफ में है, जिराफ की गर्दनें लंबी हो गई उसके नीड के कारण, अब वो सब में होंगी, ठीक है। ये कहता है ऐसा नहीं, और इसको तो हम लोगों ने जो है सो पहले ही डिराइव करके देख लिया कि एक चूहे की पूंछ अगर हम लोगों ने काट दी, ठीक है, तो अगली बार उसका नहीं होना चाहिए, ठीक, फिर भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसको हुआ, है ना। तो ये था। उसके बाद चयन के आधार पर भी इन दोनों में अंतर किया जाता है। इसमें प्राकृतिक चयन है नहीं, इसमें प्राकृतिक चयन है। इसकी वैज्ञानिक मान्यताएं जो है वो कम है, तुलनात्मक क्या, डार्विनवाद के, ठीक है। लेकिन डार्विनवाद भी ना अपने आप में पूरे तरीके से संतुष्ट करने वाला विषय नहीं है। इसके बाद एक सिद्धांत आता है, कौन, उत्परिवर्तनवाद का। किसका सिद्धांत आता है, उत्परिवर्तनवाद का। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत 1901 में ह्यूगो डुब्रीजो ने दिया था। किसने, ह्यूगो डिब्रीज ने, ठीक है, इस सिद्धांत को दिया था। देखिए, उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, उत्परिवर्तनवाद होता है म्यूटेशन। इसका अर्थ होता है जीवों के, ठीक है, जिन में, ठीक है, जेनेटिक गुण में कुछ बदलाव आ जाना। क्या आ जाना, बदलाव आ जाना। ये वास्तव में कहे जाते हैं क्या, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद, यानी कि म्यूटेशन, ठीक है। जैसे आपने एक्समैन की मूवी देखी है, एक्समैन की मूवी, ठीक है, एक्समैन की मूवी में म्यूटेंट्स होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। म्यूटेंट्स क्या होता है, किसी के हाथ से जो है सो आग निकल रहा है, किसी के हाथ से जो है सो बर्फ निकल रहा है ना, कि कोई उड़ सकता है हवा में, ठीक है, कोई कोई पानी बन जाता है, कोई बालू बन जाता है, ये सब क्या है, ये सब उसके जेनेटिक गुण में बदलाव है, म्यूटेंट है वो, ठीक है, पावरफुल्स हैं, ठीक। तो म्यूटेशन से क्या होता है, उनकी जेनेटिक्स गुण में बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए, उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, जिसको 1901 में इस सिद्धांत को दिया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है। उत्परिवर्तनवाद क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया कि जिनमें और गुणसूत्र में जो बदलाव होते हैं वो उत्परिवर्तनवाद होते हैं, ये वंशानुगत परिवर्तन होते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन, मतलब वंशानुगत होने का मतलब ही क्लियर है आप लोगों को कि एक जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन पे कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफर होती है तो वो क्या है, वंशानुगत है। चलिए, इसके बाद ह्यूगो डिब्रीज का जो है सो प्रयोग क्या था, ठीक है। एक इवनिंग प्रिमरोज करके, ठीक है, एक प्लांट है इवनिंग प्रिमरोज, उसी का ये इमेज है, इवनिंग प्रिमरोज। इस पर जो है, इस पौधे पर ह्यूगो डिब्रीज ने
प्रयोग किया। उसने देखा कि इसमें जो है ना, इसके लक्षणों में अचानक कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। ये परिवर्तन क्रमिक नहीं बल्कि आकस्मिक थे, यानी कि अचानक से परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये नहीं कि बहुत लंबा समय लग रहा है। ठीक है, ये बहुत अचानक से आ गया। क्या आया परिवर्तन? इसके रंग में बदलाव आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? इस पेड़ का नाम क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन आया रंग में? क्या ये लंबे समय में हो रहा है या आकस्मिक हो रहा है? देखिए, जो डार्विनवाद था ना, उसमें जो परिवर्तन आएगा वो आकस्मिक नहीं है, वो लंबे समय में है। ठीक है, क्रमिक है, बहुत समय लगता है उसको बदलने में उसके अनुसार। लेकिन म्यूटेशन कहता है कि ये आकस्मिक है, इंस्टेंट हो जा रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, ये भी इन दोनों में एक अंतर है। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो म्यूटेशन है वो लंबे क्रमिक है, लंबे समय के लिए है, या अचानक है? तो ये अचानक है। ठीक है, इसके अनुसार प्राकृतिक चयन की जो सीमा है, जो डार्विनवाद की का सिद्धांत था, ठीक है, डार्विनवाद का जो सिद्धांत था वो इसमें उसकी भूमिका बहुत कम है। ठीक है, डार्विनवाद के विपरीत यह प्राकृतिक चयन को द्वितीय माना गया है यहाँ पे, और इसका मुख्य भूमिका उत्परिवर्तनवाद की है। ठीक है, उपयोगी उत्परिवर्तन से नई प्रजाति होती है, अनुपयोगी उत्परिवर्तन से नष्ट हो जाती है। चलिए, तो उत्परिवर्तनवाद के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, जैसे पौधों के अचानक से रंग आकार में बदल जाना, कीटों में अचानक से प्रतिरोध क्षमता का बढ़ जाना, मनुष्य में रंगाधता, ठीक है, हीमोफीलिया, ये सारे क्या है? जिन परिवर्तन के, ये देखिए, है ना, जिन परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, प्लांट का कलर जो है सो अचानक से बदल जाना। ठीक है, कुछ ऐसे डीएनए में चेंज आ जाए, ठीक है, कुछ जीवों के, कि उसकी प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मनुष्य के आंखों के रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंगाधता, ये सारी इसकी जो है सो विशेषताएं हैं। ठीक है, अब उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद में अंतर। अभी हम लोगों ने देखा ना, डार्विनवाद एक स्लो प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, और ये एक अचानक से फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट करती है ये, इंस्टेंट। ठीक है, मुख्य कारण इसमें प्राकृतिक चयन है, इसमें उत्परिवर्तन है, यानी कि म्यूटेशन से उसके जिन में बदलाव है। नई प्रजाति धीरे धीरे आती है, इसमें एक ही पीढ़ी में बदलाव आ जाता है। इसमें प्रमुख चयन होता है, इसमें उत्परिवर्तन प्रमुख होता है। ठीक है, ये है, ये सारे पॉइंट्स। अभी देखिए, इसके बाद हम लोगों में था कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें कुछ कुछ नाम एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके टेन्योर। ठीक है, और कब क्या हुआ, ठीक है, और कब क्या हुआ इसके बारे में। जैसे देखिए, सबसे पहले जो है ह्यूमन का सबसे पुराना पूर्वज जो है वो है ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, यह मानव का सबसे प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है। क्या? तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि मानव का सबसे प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है। ये ना टेढ़ा था, ये जो था ना, ये टेढ़ा था, ये ऐसे वाला ह्यूमन था। ठीक, इसके बाद जो ह्यूमन आया ये थोड़ा सा ठीक था। ठीक है, सबसे लास्ट जो है होमोसेपियंस, और उससे एक पहले, ठीक है, ह्यूमन पूरी तरीके से सीधा हुआ। इसका जो टेन्योर है वो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराना पाया जाता है। जैसे ये लगभग उसी तरीके से था जैसे बंदर से कहता है ना, बंदर से इवोल्यूशन हो, तो पेड़ पे रहने वाले बंदर जैसा दिमाग इसका शेप साइज था, और ये इसका दिमाग बहुत छोटा था, और ये सीधा नहीं चलता था। ठीक है, ये टेढ़ा होता था, ऐसे टेढ़ा होता था, झुका होता था। ठीक है, ड्रायोपिथेकस के बाद जो ह्यूमन आती है वो आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 40 लाख वर्ष पुराने ह्यूमन है। ठीक है, जनरली अफ्रीका में पाया जाता था। 2 पैरों पे तो चल सकता था, लेकिन इसका भी दिमाग अभी छोटा ही था। इसी का जो प्रसिद्ध जीवाश्म पाया गया है उसका नाम पड़ा है लूसी। आप लोगों ने देखे ना, हॉलीवुड की एक मूवी है, ठीक है, लूसी, उसमें इसकी कहानी तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन आधार यही रखा गया है। ठीक है, लूसी। ठीक है, इसके बाद आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो है सो तीसरे प्रकार का जीव था। ये पहला जीव था जिसने पत्थर के पत्थर के औजार बनाए। क्या बनाए? औजार बनाए। ठीक है, पत्थर के औजार बनाए। इसी को पहला कुशल मानव माना गया। पहला जो है सो कुशल मानव माना गया। ठीक है, ये लगभग 24 लाख वर्ष पुराना था, और पत्थर के औजार बनाए। ये भी ऑस्ट्रेलोपिथेलिस के से बड़ा था, लेकिन इसका भी दिमाग छोटा ही था अभी। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इसका दिमाग थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अभी भी ये दिमाग छोटा ही है। ऐसा नहीं है कि इवॉल्व ह्यूमन की तरह था, लेकिन इसने पहली बार पत्थर के औजार बनाने का काम किया। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस जो है पहला मानव था जो सीधे सीधे चलना शुरू किया था। अब ये ह्यूमन आ गया जो सीधे सीधे चल पा रहा है। ठीक है, और यही पहला वो मानव है जो आग का उपयोग किया था। ठीक है, आग का उपयोग किया था।
ठीक है। अफ्रीका से बाहर आने वाला भी, ठीक है, यूरोप तक फैला यही ह्यूमन, ठीक, यूरोप तक फैला यही ह्यूमन। शिकार का जो शुरुआत किया वो था यही ह्यूमन, ठीक है। 18 लाख वर्ष पहले आया था। तो इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमो इरेक्टस। सीधा चलने वाला, ठीक है, एक हो गया। आग का उपयोग दो हो गया, ठीक है। एशिया मतलब अफ्रीका से बाहर जाने वाला तीन हो गया, ठीक है। शिकार करने वाला चार हो गया, होमो इरेक्टस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? क्लियर है। अभी इसके बाद आती है होमोसेपियंस, जो हम लोग के, देखिए ये था पहला और ये है अभी होमोसेपियंस का, ठीक है, ये वाला। ये आधुनिक मानव है और ये लगभग 3 लाख वर्ष पहले आया, ठीक है। इसमें सोचने की कला, बोलने की कला, ये सब कुछ आया। सामाजिक बनने वाला पहला होमोसेपियंस ही था, ठीक है। पूरी मानव जाति इसी से संबंधित है, किससे? होमोसेपियंस से। तो ये जनरली जो है ना, सो जैविक विकास का एक कंप्लीट लेक्चर था। देखिए इससे बाहर ना, इस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इसमें आपको जितने भी पॉइंट्स मिले, जैसे छोटा दिमाग कब है, बड़ी दिमाग कब आई, है ना, पहला कौन सा था, होमोसेपियन से पहले कौन था जो सबसे पहली बार सीधा हुआ, जो चला, आग का उपयोग किसके काल में हुआ, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद में क्या क्या अंतर है, इन सारे पॉइंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके किताब का नाम क्या था, किसका, डार्विनवाद का जो डार्विन था उसके किताब का नाम क्या था, है ना, ये सारे पॉइंट्स थे। किसकी क्या थ्योरी है, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी थ्योरी है ना, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। लेमार्कवाद के वक्त जो है सो विजमैन का प्रयोग क्या कहता है, किसके प्रयोग से जो है लेमार्कवाद का सिद्धांत गलत साबित हुआ, है ना, तो विजमैन के प्रयोग से गलत साबित हुआ। विजमैन ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। ये सारे ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जलचर पक्षियों में पानी पे चलने की क्षमता विकसित हुई, ये किसके सिद्धांत के तहत जो है सो सही माना जाता है? लेमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, है ना। तो जब आप सीधा ये क्वेश्चन देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये तो उत्परिवर्तन है, ये तो उत्परिवर्तन है, लेकिन ये वास्तव में उत्परिवर्तन ना होके ये लेमार्कवाद के सिद्धांत के अनुसार है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं सो हम लोग अपने एनसीईआरटी के बुक में भी कवर किए हैं, और आपको जब ये बुक आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैंने इन सब चीज़ों को अपने लेक्चर में भी कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये मेहनत, ठीक है, वास्तव में अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरी की पूरी कंप्लीट बुक इस पर पढ़ाएंगे, ठीक है, कंप्लीट बुक इस पे पढ़ाएंगे, और जो भी पॉइंट्स होगा हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग, ठीक है, एक करेंट अफेयर को भी इस पे शुरू करने वाले हैं। करेंट अफेयर की भी एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें मंथली बेसिस का करेंट अफेयर हम लोग करवाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग को सच में अच्छा लगा हो हम लोग का मेहनत, ठीक है, तो हम लोग के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी ज़रूरत जिसको हो इस क्लास की उसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।